अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। कल तक लग रहा था कि हुकूमत मुखालिफ बयानिए में सिर्फ मियां साहब और उनकी साहबजादी ही आगे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब के इस्तीफों से मुताल्लिक ताज़ा बयान के बाद वाज़ेह की कि सफ़े अव्वल की सीनियर क़यादत भी हुकूमत गिराने में अब पीछे नहीं हटेगी। सेनेट इलेक्शन माना कि अभी 6 माह दूर हैं, लेकिन इस्तीफों से मुताल्लिक ख्वाजा साहब का कल का बयान क्या अमली रूप धार सकता है, ये एक सवाल निशान है। दूसरा, हम बात करेंगे फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड एक अमरीकी मैगजीन की, जिसमें भारत पर दाइश समेत दीगर दहशतगर्द तंजीमों के साथ रवाबित का इंकशाफ हुआ। इसमें बहुत सारे वाकयात गिनवाए गए हैं जिसमें भारत की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट दिखाई गई है। कश्मीर और अफगानिस्तान में बदमनी के मामले पर तो पाकिस्तान बहुत पहले ही भारत की मकारी के कई वाज़ेह सबूत अक़वामी आलम को दे चुका है, लेकिन ये सामने आने वाली रिपोर्ट क्या भारत की दहशतगर्दी की पिक्चर को मजीद क्लियर करती है, इस पर भी हम बात करेंगे। और आखिर में बात न्यूयॉर्क में पाकिस्तान का असासा समझे जाने वाली रोजवेल्ट होटल के हवाले से। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिर चौगताई साहब। NBC बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल शेख साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। जनरल साहब, थैंक फॉर जॉइनिंग अस। एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार मोना आलम साहबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। साथ ही साथ सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इब्राहिम राजा साहब भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे और सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अज़हर उम्मी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौज़ूए बहस होंगे कि किस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से। उन्होंने कल एक ताज़ा बयान दिया है, इस्तीफों के हवाले से बात की उन्होंने। क्या कुछ कहा, जरा आप उन्हीं की ज़बानी सुनिए। 84 मेंबर है नेशनल असेंबली के। इंशाअल्लाह ताला जब नुक्ता-ए अरूज पहुंचेगा इस जदोजहद का, इस मूवमेंट का, तो ये 84 के 84 मेंबर जो है नवाज शरीफ की कॉल के ऊपर असेंबली से इस्तीफा दें और फिर हम देखेंगे कौन सेनेट के इलेक्शन कराता है, वो कौन सा इलेक्टोरल कॉलेज होगा जो सेनेट के इलेक्शन करेगा। सेनेट के इलेक्शन मार्च में होने हैं, लेकिन ख्वाजा साहब की तैयारियां अभी से जोरों शोर से जारी हैं कि इस्तीफे देने हैं। गो कि ये जो ऑप्शन था सबसे लास्ट में रखा गया था कि आखिर में इस्तीफों की तरफ जाया जाएगा, लेकिन बड़ी बात है कि ख्वाजा साहब अभी से इस किस्म के बयान दे रहे हैं, क्योंकि अभी तो पहला जलसा भी देखने को नहीं मिला है ऑपोजिशन की जानिब से। नासिर चौगताई साहब फरमाइएगा, समझते हैं कि जो लीगी अरकान है सेनेट इलेक्शन रुकवाने के लिए मुस्ताफी होंगे, दे देंगे इस्तीफे? अच्छा, अभी तो ख्वाजा साहब लहू गर्म कर रहे हैं, अच्छा, खून गर्म कर रहे हैं नौजवानों का, और इनकरेज कर रहे हैं MLAs को और MPs को कि वो रिज़ाइन करें। लेकिन मेरा ख्याल है मंजिल बहुत दूर है। हुनूज़ इस्लामाबाद दूरस्त, दिल्ली के बजाय मैं इस्लामाबाद कहता हूँ। तो बात ये है कि यकीनी तौर पर एक ऑप्शन है, एक कार्ड है। जितना ज़ोर से आज वो चिल्लाए हैं उतनी ज़ोर से आज बिलावल चिल्लाया है। बिलावल ने कहा है कि जी इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, अब इसको जाना ही होगा। और फिर उन्होंने भी ऑप्शंस का जिक्र किया है, लेकिन उससे पहले उन्होंने जिक्र किया तहरीक-ए-एतमाद का, कि हमारे पास तहरीक-ए-एतमाद एक ऑप्शन है और इस्तीफ़ों का भी ऑप्शन है। सारे ऑप्शन खुले हुए हैं और अब के से जो स्ट्रगल है वो बहुत डिफरेंट है। अच्छा, डिफरेंट क्या है स्ट्रगल, इसमें क्या फ़र्क है? मुझे तो अब तीनों पार्टी जैसी नज़र आती हैं। पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो या PTI हो, तीनों का स्टाइल एक जैसा है। आज वकला से खिताब था प्राइम मिनिस्टर का, वो बहुत अच्छा होना चाहिए था, वो एकेडमिक होना चाहिए था। वहाँ भी वो चोर चोर कहते रहे, चोर, डाकू, लफंगा, इस तरह की बातें करते रहे। तलाल पर उन्होंने चींटे मारे। अब कोई वापस चींटा मारेगा तो फिर गुस्सा आएगा उनको और फिर वो एक अजीब व गरीब मसला खड़ा हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि अपोजिशन ने एक लाइन ऑफ एक्शन बना ली है, प्लान बना ली है, लेकिन असल जो इम्तहान आएगा वो आएगा इस्तीफ़ों के मसले पर, कि इस्तीफ़ों के मसले पर कौन कितना तैयार होता है। मुझे यकीन है कि पीपल्स पार्टी वाले सब इस्तीफ़ा दे देंगे अगर बात होती है तो, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि मुस्लिम लीग नून वाले सब के सब इस्तीफ़े देंगे। उसमें टूट फूट तो शुरू हो गई ना। अब वो चाहे शरकपुरी हों, कोई और साहब हों, अब थोड़ी बहुत टूट फूट नज़र आ रही है और अब तक प्रोसेस आगे बढ़ेगा, ये टूट फूट बढ़ेगी। तो ANP वाले क्या कहना चाहते हैं? फजलुर रहमान साहब इस वक्त हलावाल दस्ते में हैं, वो तो चाहते हैं कि आज ही सब कुछ ख़त्म करके धड़न तख्ता कर दें। तो मुझे लगता ये है कि टेम्पो बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, दर्जा हरारत बढ़ रहा है, सर्दियों में दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाएगा।
नहीं तो ये जो बयान है ये सिर्फ एक टेम्परेचर बिल्ड करने के लिए है या वाकई सेनेट के इलेक्शन के लिए ये इस्तीफे मतलब आ सकते हैं सामने? नहीं, इस्तीफे भी आ सकते हैं सामने अगर ये सीरियस लोग हैं और इलेक्टोरल कॉलेज अगर तोड़ना है इनको सेनेट का, तो फिर तो जाहिर सी बात है जरूरी है। ठीक है मोना, ये इस्तीफे देने की बात करें, खदर साहब अभी रिसेंटली जॉइंट सेशन जब हुआ तभी हमने देखा तादाद तो पूरी करने से कि इस्तीफों के लिए सबको राजी कर लेंगे। जरिए आप देखें, ये एक बहुत बड़ी बार्गेनिंग चिप है और इसको हमेशा इसी तरह से यूज किया गया है, लेकिन ये बात है कि इसके ऊपर इतना इन्हिसार हमें ऑपोजिशन का नजर नहीं आया जितना कि अब नजर आने लगा है। और बरमला तौर पर ख्वाजा आसिफ, क्योंकि आपको पता है थोड़े से जो मुनफरिद एक राय रखते हैं, वो अपनी पार्टी में भी उस तरह से खास तौर पे जो नवाज शरीफ साहब का एक वो जो ग्रुप है उसमें इतने मकबूल नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी एक मुनफरिद एक अपनी अलग राय होती है। हमें वो आर्मी बिल्स वगैरह के मामले पर नजर आई, बल्कि अभी हालिया तौर पर भी सेनेट के भी, बल्कि जो गुज़िश्ता जो नो वोट था सेनेट चेयरमैन के खिलाफ, उसमें भी नजर आई थी जब उन्होंने पीपल्स पार्टी को इसका इल्जाम दिया था। फिर अभी भी हालिया तौर पे भी नजर आई है, लेकिन उनकी तरफ से भी इस किस्म का अगर बयान आ गया है, यकीनन पार्टी की तरफ से उनके ऊपर एक प्रेशर भी था कि वो भी इस किस्म का बयान दें और जो उनकी एक माजी की हालिया माजी की रविश रही है उससे कुछ मुनफरिद बात करें। तो उन्होंने तो वो बयान दे दिया, लेकिन अब वही बात है कि ये आया ये बयान है या फिर वाकई इस किस्म की कोई चीज करेंगे। मुझे नासिर साहब का ये ख्याल है, वो तो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पे उनको है एतमाद, लेकिन मुझे तो पीपल्स पार्टी पे भी काफी डाउट्स हैं कि पीपल्स पार्टी पर और हाँ, और उनके डाउट्स ठीक है, उनको अपने ऊपर भी डाउट होना चाहिए, वो खुद भी डाउटफुल है इस मामले में और उनकी पार्टी में दीगर लोग भी डाउटफुल हैं। हत्ता ये कि उनके कायद ने कल कहा है कि अब डरपोक और बुज़दिलों की जगह नहीं है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्या बुज़दिल सिर्फ वही लोग हैं जो कि थोड़ी अननोन एंटिटीज हैं उनकी पार्टी में, जो इनके पार्टी के बिग विग्स हैं, उनमें से कोई बुज़दिल उनको नजर नहीं आया। कुछ बुज़दिलों को तो उन्होंने बहुत नवाजा भी है, खैर लेकिन ये बात अपनी जगह मौजूद है कि ये सिर्फ एक बार्गेनिंग चिप है। हो सकता है वो इस्तीफे दे दें, अगर इनका कोई इससे पहले कोई मामला ऐसा ना बने तो इस्तीफे दे सकते हैं। मुझे PMLN पे थोड़ा सा जो इनके खास तौर पे नवाज शरीफ साहब का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो एक बयानिया है या उनका जो नैरेटिव है थोड़ा सा उनकी पार्टी में जोर पकड़ा है, बहुत काफी जोर पकड़ा है जब से शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए। तो अब जब उनका बयानिया नवाज शरीफ साहब का जोर पकड़ रहा है पार्टी में, मुझे लग रहा है कि उनके साथ जो हम ख्याल उनके पार्टी के अरकान है वो तो इस्तीफा दे देंगे। मुझे उन पे है फिर भी ये एतमाद कि वो दे सकते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी पे मुझे काफी डाउट्स हैं कि वो कितना साथ देते हैं। कल तक तो बल्कि पीपल्स पार्टी बड़े बैकफुट पे नजर आ रहे थे, हुकूमत ने भी उनके ऊपर एक हल्का हाथ रखा है और ज्यादा जो तनकीद की तोपे हैं। चले, मेरा जो सवाल था मुन्ना वो स्पेसिफिकली लीगी अरकान के हवाले से, आपने एनालिसिस पीटीआई और पीपल्स पार्टी के हवाले से भी दिए, लेकिन आपका कंसर्न ये कि लीगी अरकान मुस्ताफी हो सकते हैं, ये ऑप्शंस अब खुलकर सामने आते हैं। नवाज शरीफ साहब के जो हम ख्याल है वो हो सकते हैं। इब्राहिम, देखें ये बयान दिया किसने है? ये बयान दिया है ख्वाजा आसिफ साहब ने, और ये ख्वाजा आसिफ जो हैं ये कुछ अर्सा पहले तक, यानी जो पिछली हुकूमत थी, ये नवाज शरीफ के ग्रुप में थे और इनको बड़ा हॉकिश समझा जाता था और ये शहबाज शरीफ के सख्त मुखालिफ थे। लेकिन जब से मुस्लिम लीग नून के ऊपर मुश्किलात आईं, ये मुकम्मल तौर पर शहबाज शरीफ के कैंप पे जा चुके हैं और इनके ऊपर पार्टी के अंदर बड़ी तनकीद होती है। और वो जो एक्सटेंशन वाला मामला था उसमें मुबैना तौर पर सारी पैगाम रसानी यही करते रहे, और फिर जो PMLN पे तनकीद हुई और उसके जो मतलूबा नताइज PMLN एक्सपेक्ट कर रही थी वो नहीं मिले, तो उसकी वजह से इन पर तनकीद भी बहुत ज़्यादा हुई थी। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर हमारी कुछ उनके रहनुमाओं से बात हुई है, वो उन रहनुमाओं का तासुर ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो किसी के कहने पर इस वक्त अपोजिशन का इत्तेहाद असल में तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका अपना भी एक केस चल रहा है। एक तो पहले उन्होंने वो आसिफ अली जरदारी साहब का के मुतल्लिक जो बयान दिया था कि उन्हें आसिफ अली जरदारी पे अब भी ट्रस्ट नहीं है, उस पर मियाँ नवाज शरीफ ने इनको सख्त वार्निंग दी थी और इनको माजरत भी करनी पड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद, उस वार्निंग के बावजूद उन्होंने दोबारा एक ट्वीट कर दिया कल रात को, और उसमें उन्होंने तासुर ये दिया है कि उन्हें पूरा शक है कि पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, हम तो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं। अब अगर आप आ जाएं कि कल जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो वो स्टेटमेंट एक ख़ास
माहौल में दिया गया है। उस वक्त मियां नवाज शरीफ जो हैं वो लाइव लंदन से उस इजलास में शरीक थे, मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो सामने बैठी हुई थी, वरना ये ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो इस किस्म के स्टेटमेंट्स देने के कायल नहीं है, और वो अभी इस वक्त शहबाज शरीफ के कैम्प में है कि हमें कोई महातराई वाली सूरत-ए-हाल अख्तियार नहीं करनी चाहिए। दूसरा, पीपल्स पार्टी के बारे में आपको बता दूं कि उनके जो दराए से हमारी बात हुई है, आसिफ अली जरदारी जो हैं वो जिस नहज पे मौलाना फजलुर रहमान जाना चाहते हैं ताकतवर हलकों के खिलाफ, और जिस नहज पे नवाज शरीफ जाना चाहते हैं, आसिफ अली जरदारी कतन उस नहज पे नहीं जाना चाहते, और वो ना तो उस किस्म के धरनों पर उनका इतफाक़ है और ना ही ये इस्तीफ़ों पर उनका इतफाक़ है, क्योंकि उन्होंने एक इजलास में पीपल्स पार्टी के उसमें ये राय दी कि हमें हासिल क्या होगा अगर अब ये हुकूमत गिर भी जाए तो हमें क्या हासिल होगा। यानी सिंध में तो उनकी पहले भी हुकूमत थी, हाँ। सिंध में दोबारा ज़्यादा हुकूमत आ जाएगी। असल पीपल्स पार्टी का जो इशू है इस वक्त, वो मेन इशू वो ये है कि जो उनके ऊपर मुकदमात बने हैं और जो उनका ख्याल है कि उनको सियासी तौर पर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अब आ जाए इस्तीफ़ों की जानिब। मियाँ नवाज शरीफ इस बात पर बिल्कुल कन्विंस्ड हैं कि अगर ये उनकी तहरीक मार्च तक कामयाब नहीं होती तो फिर सेनेट का इलेक्शन ना होने दिया जाए, और उसकी वजह यह है कि अगर सेनेट का इलेक्शन हो गया तो ये तहरीक इंसाफ जो है, इस वक्त अपोजिशन आपको पता है अक्सरियत में है सेनेट में, तो फिर तहरीक इंसाफ की वहाँ पे अक्सरियत हो जाएगी। तो इसलिए मियाँ नवाज शरीफ के ये डायरेक्टिव्स हैं कि मार्च तक अगर ये तहरीक कामयाब नहीं होती तो फिर इस तहरीक के अगले मरहले में नून लीग के लोग, पीपल्स पार्टी ने दिए या ना दिए, नून लीग के लोग, JUI के लोग जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं और जो छोटी जमातें हैं उनके साथ मिलकर वो इस्तीफे देंगे। और मेरी इतला जो नून लीग के अंदर है वो ये है कि ख्वाजा आसिफ की क्रेडिबिलिटी अपनी तो कोई इस मामले पर नहीं रहेगी, लेकिन मियां नवाज शरीफ के डायरेक्टिव्स पे ये मार्च में नून लीग के इस्तीफे आएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस्तीफे आ जाएंगे, फिर चाहे वो ख्वाजा साहब किस बयान पर आए या फिर जो क़यादत है मियां नवाज शरीफ के डायरेक्टिव्स पे फैसला क्यों ना हो। रज़ा रूमी साहब। जी देखिए, बात यह है कि मैं बिल्कुल इब्राहिम से इत्तेफाक करता हूँ। जो उन्होंने मंजरनामा खींचा है उसकी वजह यह है कि PMLN के पास जो है वो जितना उनको नुकसान पहुंचना था वो पहुंच चुका है। 2018 के इलेक्शन में उनके बकौल जो इलेक्शन है वो उनसे ले लिया गया या चुरा लिया गया, जो भी अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं, और अब वो डू और डाई वाला मामला है। वरना नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इतनी जो है सख्त पोजीशन ना अख्तियार करते, और यही उनका मकसद है कि मौलाना फजलुर रहमान की स्ट्रीट पावर के साथ मिलकर जिस हद तक मुमकिन हो सके चैलेंज किया जाए हुकूमत को। और अगर मार्च से पहले जो उनका ख्याल है कि जनवरी तक या दिसंबर के आखिर तक की शायद उसका कुछ असरात रूनुमा हो जाए, वगरना फिर ये इस्तीफे ऐन मुमकिन है कि आ जाएं। उसकी वजह ये है कि एक तो जो मामला हुआ इलेक्शन का वो भी उनका सबसे बड़ा ग्रीवेंस है, मगर उसके साथ आप ये भी देखिए कि फिर बाद में जिस तरह से दीवार से लगाने की कोशिश की गई है, जो नैब का कॉन्डक्ट रहा है पिछले 2 साल या उससे ज्यादा, उसमें तकरीबन PMLN का कोई ऐसा सीनियर लीडर नहीं है जिसको के ऊपर ना तो केस बनाए हो या उनको रखा हो। आपने देखा कि साद रफीक साहब की जो डिटेंशन थी, नैब ने जो उनको जेर हिरासत रखा, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सख्त फैसला आया। उससे पहले जस्टिस आसिफ खोसा जो हैं, जो हमारे साबिक चीफ जस्टिस थे, वो भी अपनी तकारीर में कह चुके हैं कि नैब का जो कॉन्डक्ट है उसके ऊपर नजर सानी होनी चाहिए और वो बिल्कुल गलत है। तो अब जिस तरह के हालात क्रिएट कर दिए गए हैं, तो वो एक तसादुम जो है वो अब बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब ये और बात है कि क्या वो कामयाब होंगे, नाकाम होंगे, ये तो आने वाले हफ्ते ही बताएंगे। उसके लिए कुछ हतमी तौर पे पेशीन गोई नहीं की जा सकती, मगर यकीनन मार्च से पहले इस्तीफे आने का इम्कान है। वही ये कभी इम्कान मौजूद है। जनरल साहब, ऑपोजिशन बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस्तीफों के हवाले से आपको कितना संजीदा नजर आ रही है? सेनेट इलेक्शन रुकवाने के लिए दे देंगे लोग इस्तीफे? देखिए, जो सूरत हाल है ये कन्फ्रंटेशन वाली, ये तो हम सबको पता है कि ये पैदा उसी वक्त हुई जब ये NRO वाला किस्सा नाकाम हो गया और वो मोहम्मद उबैर साहब वाली जो कोशिश थी वो नाकाम हुई। तो उसके बाद ये सूरत हाल बिगड़ी, और फिर जब मियाँ साहब ने तकरीर की तो मियाँ साहब ने उसमें काफ़ी सारे पार्टी के अपने लोगों को नाराज़ किए। तो बहुत सारे लोग हैं वो इसको बोझ नहीं उठाना चाहते, वो नहीं चाहते कि वो इस खेल का हिस्सा बने जो मियाँ साहब खेलने चाहते हैं। बड़ी वाज़ेह सी बात है, मियाँ साहब के अपने बयानी में भी बेपनाह झूठ है, बल्कि है ही झूठ है और तो होता कुछ नहीं उनके पास।
तो इन हालात में कुछ लॉयलिस्ट हैं, वो तो इस्तीफा लाजमन देंगे। अगर आप उनको बहुत कुछ भी सुनाएं तो वो सब कुछ जानते हुए भी वो हमेशा साथ खड़े रहेंगे और इस्तीफे देंगे। लेकिन वो लोग जो कि आज कह रहे हैं कि हम उस तकरीर का बोझ नहीं उठा सकते, वो लाजमन इस्तीफा नहीं देंगे। और ये वक्त पे आके इनको पता चलेगा, ये एक असेसमेंट की जाएगी, और अगर ये महसूस किया इन्होंने कि काफ़ी सारे लोग इस्तीफा नहीं दे रहे, तो फिर कोई ना कोई बहाना ढूंढ के इस्तीफों का खेल ख़त्म किया जाएगा। और अगर इनको नज़र आया कि काफ़ी सारे लोग इनके साथ हैं और इस्तीफे बहुत सारे हो जाएंगे, तो वो इस्तीफे दे दिए जाएंगे। लेकिन उसमें जो दूसरी देखने की बात यह है कि अगर ये इस्तीफे दे भी देते हैं, तो PMLN की हुकूमत थी, जबकि PTI ने इस्तीफे दिए थे, तो वो स्पीकर अपने पास जेब में रख के बैठे रहे। हालांकि उनके पास इख्तियार था कि 1 महीने का नोटिस देके, जो कि आइन में दिया हुआ है, वो कहते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर जो लोग खुद आके मुझे नहीं बताएंगे कि उनका इस्तीफा जो है वो जेन्युइन है या नहीं है, तो हम सारे कबूल कर लेंगे, तो इस्तीफे जो है वो 1 महीने के बाद खत्म हो जाता, सारी ये पार्लियामेंट से निकाल दिया जाता है। लेकिन ये लोग भी वापस आए खुद PTI वाले, जब उनके इस्तीफे कबूल नहीं हुए, और जो स्पीकर थे वो रख के बैठे रहे। अब ये खेल जो है ये दोबारा भी हो सकता है। तो इस वजह से ये सारे इसके अवामिल सोचने होंगे PMLN को। और मेरा अपना ख्याल है कि ख्वाजा आसिफ जो बहुत ज्यादा बढ़ के उन्होंने आज मारी हैं, वो अपनी पोजीशन को थोड़ा दोबारा रीएस्टेब्लिश करने की कोशिश करें। मियां साहब को उनके ऊपर एतमाद खत्म हुआ पड़ा। जब उन्होंने जरदारी साहब को, जरदारी का जब उन्होंने उसके ऊपर किया था, काफी क्रिटिसाइज किया था, क्रिटिसिज्म उनका दुरुस्त था, क्रिटिसिज्म में कोई गलती नहीं थी, लेकिन मियां साहब ने डिसोन किया और उसकी वजह से ख्वाजा साहब को माफी मांगनी पड़ी। तो मामला इतने सीधे नहीं है जितने हमें नजर आते हैं। नाराबाजी से ये अंदाजा होता है कि बस सब तहस नहस होने वाला है, वो ऐसा नहीं है अंदरूनी तौर पे। और ये मेरी हमेशा से ऑब्जर्वेशन रही है कि बहुत सारे लोग अंदर वो सिर्फ अपने अपने मुफादात के लिए काम करते हैं। जैसे मियां साहब अपने मुफाद के लिए लगे हुए, वो मियां साहब अपने मुफाद में पूरी पार्टी इस्तेमाल करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस्तेमाल नहीं होना चाहते। तो इन चीजों की वजह से आप देखेंगे, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ख्वाजा साहब मियां साहब के बयानिए से कायल नहीं है, लेकिन ये मुमकिन है कि सेनेट इलेक्शन रुकवाने के लिए इस्तीफे आ सकते हैं, फिर वो पीपल्स पार्टी के नाम क़यादत क्या हो सकते हैं, जिस पे मेरा सवाल है। फैसला करने से पहले, इस्तीफे देने से पहले फैसला रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि ये उसी सूरत में होगा। अगर आज 84 इनके मेंबर्स हैं, तो फिर 84 अगर इस्तीफे होंगे या 80 भी होंगे, तो फिर तो ये आ जाएंगे इस्तीफे। लेकिन अगर उनको ये नजर आया कि इसमें से 30-40 लोग नहीं दे रहे, या 25-30 लोग भी नहीं दे रहे इस्तीफा, या वो तैयार नहीं इस काम के लिए, तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा, फिर ये नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके लिए फिर एक सुख की होगी, फिर ये बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे कि किसी न किसी तरह इस चीज से जान छुड़ाई। सही, तो मार्च तक भरपूर कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से सियासी जलसे होंगे, जुलूस निकलेंगे, रैलियां निकलेंगी, अपने बयानिए को मनवाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर उस वक्त भी सियासी मकासद हासिल नहीं होते तो बाद इस्तीफों पर आएगी। NBC अपना कमेंट ऐड करना चाह रहे हैं, NBC क्विकली प्लीज, फिर मुझे अगले सवाल की तरफ जाना है। थोड़ा सा हम हाइपोथेसिस पे बात कर रहे हैं, एक थोड़ा सा मुख्तसर शॉर्टकट भी देख लें क्या है कि दिसंबर से पहले, मार्च से पहले कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि नवाज शरीफ ने तमाम दरवाजे बंद नहीं किए। उन्होंने एक बड़ा फाटक खुला रखा है उन लोगों से मुज़ाकरात का जो फैसले करते हैं, और वो फाटक है मोहम्मद ज़ुबैर साहब को शोकॉज देने के बजाय, खुफिया मुलाकात पर वार्निंग देने के बजाय उनको तर्जुमान बना दिया गया है, मरियम का और नवाज शरीफ साहब का। तो इसका मतलब है एक दरवाज़ा खुला है, और वो कहते हैं ना कि दरवाज़ा खुला रखना, वो गाना गा रहे हैं नवाज शरीफ आजकल वहाँ बैठकर। और मुझे लगता यूँ है कि कुछ आउट ऑफ सर्किल मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। सर, कौन सी खुफिया मुलाकात? ये तो हो ही नहीं सकता कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा को उस मुलाकात का पता ना हो, बल्कि उन्होंने ब्रीफ करके पूरा ना भेजा हो कि आपने ये बात करनी है और ये शराइत रखनी है और इसके बदले में ये कुछ मांगना है। हाँ, तो इब्राहिम ये बात कहें ना फिर वो कि हमें पता था। ये क्यों कहा उन्होंने? हमें पता नहीं था। ये क्यों कहा? हमें पता नहीं था। जो हैंड आउट आया है उनका कि वही नाकाम होने के बाद, वो जो गुफ्तगू नाकाम हुई, उसी के बाद तो ये सारा ढोल फटा है। सर, ज़ुबैर साहब को तो 8 महीने खामोश थे कि नहीं? मरियम भी खामोश थी। ज़ुबैर साहब को तो भाई ज़ुबैर साहब तर्जुमान है और 40 साल दोस्ती है उनकी। जी सर, ज़ुबैर साहब को सर तर्जुमान बनाने का मकसद ये भी है कि असद उमर साहब PTI में हैं
और वो अगर कोई बयानात देंगे तो उनके खिलाफ कोई हार्ड हिटिंग बयानात भी जवाबी नहीं दिए जा सकते, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी उस तरह नहीं हो सकती जिस तरह की बाकी लोगों के खिलाफ होती है कि कोई बयानात के ऊपर भी अच्छी खासी कार्रवाई हो जाती है। चलें टू कट इट शॉर्ट, इस्तीफे आएंगे असद उमर की उनकी लड़ाई घर में होती रहती थी, जब भी आ जाए अभी तो 40 साल दोस्ती की बात है। सर मैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ रही हूँ, आप ही सबकी इजाजत। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने भारत के दहशतगर्द तंजीमों के साथ रवाबित का इंकशाफ किया है और रिपोर्ट में डिटेल के साथ बताया गया है कि दाइश की कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले शिद्दत पसंदों की अक्सरियत का ताल्लुक भारत से है। बहुत सारे वाकयात गिनवाए गए जिसमें श्रीलंका में ईस्टर पर बम धमाका शामिल है। 2017 में नए साल के मौके पर तुर्की क्लब पर हमला दाइश और भारतीय गठजोड़ का सबूत देता है। दाइश के जरिए मजहबी ग्रोहों का इस्तेमाल, शाम की लड़ाई में भारतीय दहशतगर्दों के मुलव्विस होने के सबूत, काबुल में सिख गुरुद्वारे पर हमला, यहां तक कि 9/11 वाक़े के खालिद शेख मोहम्मद से रवाबित का भी इंकशाफ हुआ है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कश्मीर और अफगानिस्तान में बदअमनी के मामलात के हवाले से पाकिस्तान पहले भी अक़वामे आलम को आगाह करता रहा है वाज़िह सबूतों के साथ, लेकिन इस बार की जो ये रिपोर्ट आई है फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की तरफ से, क्या ये रिपोर्ट ये बात वाज़िह करती है कि अक़वाम मुत्तहिदा इस रिपोर्ट को संजीदा लेगा? जनरल साहब, आप समझते हैं कि इसकी संजीदगी कहीं ना कहीं से अक़वाम मुत्तहिदा को नजर आएगी इस रिपोर्ट में? नहीं, वो नहीं नजर आएगी। इसकी बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका के मफादात अभी मौजूद हैं। आप ये रिपोर्ट को छोड़ दीजिए, कभी कोई ये सोच सकता है कि अमेरिका के नाक के नीचे अफगानिस्तान से ये सब कुछ हो रहा था जो पाकिस्तान में भी हुआ और अमेरिका को पता नहीं था? उनके चक हेगल ने तो एक दफा जिक्र कर भी दिया था। तो ये सारा कुछ उनकी कुछ न कुछ रजामंदी से चल रहा। रजामंदी आप यूँ कह लीजिए कि गिव एंड टेक की बुनियाद पे वो भारत को खुली छुट्टी दे के, भारत को फैसिलिटेट करके, भारत को अफगानिस्तान में पांव जमाने के लिए पूरी मदद करके वो उससे रिटर्न में यही देना चाहते थे कि आज पिवट टू एशिया भारत बने और वो चाइना के खिलाफ उसको इस्तेमाल करते थे। ये रिपोर्ट में ये निकाली जाती है इसलिए कि आप फिर अंडर प्रेशर लाना चाहते हैं। अगर भारत रास्ते पे नहीं आ रहा तो फिर आप थोड़ा बहुत प्रेशर बिल्डअप करने के लिए फिर कभी को मसली इंतहा पसंदी की रिपोर्ट निकाल देंगे, कभी ये करेंगे और भारत को ये बावर करा दिया जाएगा कि जनाब चीजें पता है लेकिन अगर आप रास्ते पे आ जाए तो अच्छा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई बहुत बड़ा नतीजा निकलेगा। भारत के पास अमेरिका को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए चाइना का मोरा भी मौजूद है और अपने मार्केट भी मौजूद है। असला खरीदना होगा चाइना को, कभी उसके मुकाबले में खड़े होने के लिए वो अमेरिका को बड़े बड़े ऑर्डर दिए जा सकते हैं तो भी उनको पसंद आएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि यूनाइटेड नेशन में कोई ऐसा मसला आएगा। ये खराबी यहाँ पे है कि हमारे अपने मुल्क में यही किस्सा जो है ये हम आज से 5 साल 4 साल पहले भी खड़ा कर सकते थे, लेकिन हमारी हुकूमतों ने तो अपने लोगों को मुजरिम बनाने के लिए गुजरांवाला में अपनी FIR दर्ज करा दी, तहकीकातें अपने लोगों के खिलाफ छोड़ दी, अपने लोग कहते रह गए कि हमने नहीं होती। यहाँ तक कि दुनिया में जो भारत कहता था वो ही हमने कहना शुरू कर दिया और हाफिज सईद और इन लोगों को जो कि दहशतगर्दी नहीं कर रहे थे भाई, अगर कर रहे होते तो जो अमेरिका ने हाफिज सईद के ऊपर पैसे रखे थे $10 मिलियन, तो जो कोई बताएगा कि इसका बॉम्बे से क्या लिंक है उसको 10 मिलियन दिए जाएंगे, आज कोई ले गया हो। लेकिन बदकिस्मती के यहाँ पे हमारे लोग जो हैं वो इन्हीं के खिलाफ खड़े होके, इनका कसूर यही था कि ये कश्मीर के ऊपर जो जुल्म हो रहा भारत को उसके खिलाफ आवाज उठाते थे। तो चीज ये है कि पाकिस्तान का बहुत सारी नाकामियां हैं। भारत को FATF में हम ले जा सकते थे लेकिन नहीं, 70,000 लोग हमारे मारे गए, हम ही दहशतगर्द कहलाए, हम ही FATF में पिछले 2 साल से दलील हो रहे हैं, हमने ये तौफीक ना हुई कि हम इनको ले जाते। तो अब ये चीजें कभी ना कभी सच्चाई है, ये तो खुल के आनी है, ये भी खुल के आएंगी चीजें कि पठानकोट का इन्होंने कैसे किया, बहुत सारा तो हमें पता है। ये भी आएगा कि उरी का वाकया कैसे हुआ, पुलवामा कैसे कराया गया, ये सब चीजें जो हैं ये पब्लिक में बिलाकर आएंगी। लेकिन उस वक्त हमारे लिए देर हो चुकी होगी, हम इससे जो फायदा उठा सकते थे वो नहीं उठा सके, वो मामला गुजर चुका होगा और भारत थोड़ा बहुत अपनी सेफ सेविंग कोई ना कोई और बहाना करके कर लेगा। लेकिन यूनाइटेड नेशन या किसी और से तवक्को न रखें। जब आप खुद अपना होमवर्क पूरा नहीं करते, जब आप खुद जो मेहनत आपसे तवक्को है वो पूरी नहीं करते, तो दूसरों से क्या गिला करना चाहिए? यूनाइटेड नेशन ये कर दे वो कर दे, कोई नहीं पूछता। NBC 2 पहलू हैं बिल्कुल इसके। एक तो है
भारत में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है, जिसमें दुबई भी शामिल है, यूएसए और रशिया, फ्रांस, जर्मनी सब शामिल हैं। और दूसरा है भारत को हार्डवेयर भेजना, जंगी हार्डवेयर, तैयारे हैं, तोपें हैं, रॉकेट्स हैं, इसराइल तक भेज रहा है उसको, वो है। तीसरा है भारत का अपना एक जो आयरा है पूरा, एक जो उसका वज़न है आलमी बिरादरी में, वो बहुत ताकतवर, मतलब हमें तस्लीम करना चाहिए इस बात को कि हम उसके पासंग भी नहीं हैं, उसके करीब भी हम नहीं भटकते। अच्छा, अब अगर रिपोर्ट्स की आप बात कर रही हैं तो फिर मैं आपको गिनवाऊंगा रिपोर्ट्स कितनी आ चुकी हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट यूरोपीय यूनियन की थी, जो उनकी पार्लियामेंट में भी आए, वहाँ डिस्कस भी हुई, लेकिन उस पर रायशुमारी नहीं हो पाई, क्योंकि रायशुमारी के ख़िलाफ़ लोग गए और उनमें अक्सरियत थी, सब ने खिलाफ बोला इंडिया के, रायशुमारी नहीं कराई। सलामती कौंसिल के बकौल हमारे इजलास हुए, मैं कहता हूँ वो इजलास नहीं हुए, वो सलाह मशवरे थे, वो सलाह कंसल्टेशन था, वो बाकायदा इजलास अभी तक नहीं हुआ। हमने इन 4 जिनको हम इजलास कहते हैं, कोई रेजोल्यूशन नहीं देखा, हमने कोई करारदाद नहीं देखी, कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देखा जो भारत के ख़िलाफ़ हो और उस पर कंसर्न जाहिर किया गया हो। अच्छा, यूएसए की जो रिलीजियस वो डिस्क्रिमिनेशन बॉडी है, उसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, बहुत तगड़ी है। उस पर सेनेट पे बात हुई, कांग्रेस पे बात हुई, नतीजा कुछ नहीं निकला। उसके साथ साथ यूएनओ की अपनी रिपोर्ट है ह्यूमन राइट्स की, जो पढ़ते हुए चेयरमैन रो पड़ा, लेकिन उसके आंसू भी असरअंदाज नहीं हो पाए सलामती कौंसिल पर, और सलामती कौंसिल टस से मस नहीं हुई। अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि भारत पे, मतलब लगाना तो अलग बात है, किसी ने मुतालबा नहीं किया कि भारत से पाबंदी लगाई जाए। हमारी नालायकी, हमारी सिफारतकारी की नालायकी, हमारे दफ्तर खारजा की नालायकी, और हमारा आराम से अपने अपने कमरों में बैठकर टेलीफोन पर बातें करना, हर हफ्ते किसी को फ़ोन कर देना, और भाई कैसे हो, ठीक हो, बच्चे ठीक हैं, और फिर उसका बयान जारी होना, सिर्फ हमारी तरफ से, उनकी तरफ से नहीं कि हमने फ़ोन पे बात की। ये मसले का हल नहीं है, आपको एक्टिव होना पड़ेगा। भले इंडिया का कितना ही बड़ा ताकत हो, आप अगर जाके उसमें शिगाफ लगाएं उसके किले में, तो कभी ना कभी तो सुराख हो जाएगा। हम वो भी नहीं कर रहे हैं। चाहिए नजरों में सब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, हमारी अपनी परफॉर्मेंस मामलात को किसी न किसी नहज पे पहुंचा सकती है, दूसरों से तवक्को नहीं रखनी चाहिए। जनरल साहब ने भी यही कहा, एनबीसी ने भी यही फरमाया। फिर हम बात वहीं पर ले आते हैं सवाल की तरफ कि अक़वाम मुत्तहिदा इस रिपोर्ट को संजीदा लेगा। जी देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा बिल्कुल नहीं लेगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने कौन सी इस तरह की चीज को संजीदा लिया। जो कुछ हो रहा है मकबूजा कश्मीर में पिछले साल सवा साल से, उसके ऊपर क्या कार्रवाई, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब वो जो भी हमने थोड़ी बहुत कोशिश की है, तकरीर हो गई है, एक इजलास हो गया है। देखिए, जब हम अक़वाम मुत्तहिदा का जिक्र करते हैं तो उसमें बुनियादी तौर पे 5 जो बड़ी पावर्स हैं, वो ही सभी उसकी जो फैसला साज क़ुव्वतें हैं उसके अंदर, जिनमें के बरतानिया, फ्रांस, रूस, अमेरिका और चीन शामिल हैं। उनमें चीन के अलावा बाकी सारे जो हैं उनका एक टिल्ट है हिंदुस्तान की तरफ, और उसकी वजह जो है वो हिंदुस्तान की मार्केट है, उसकी मंडी है, वहाँ पे जो सरमायाकारी के मौक़े हैं और उसकी मईशत है। तो इस वजह से ये एक बहुत जो है लंबा चौड़ा एक स्ट्रगल होगी हमारे लिए कि हम किस तरह से ये वाली जो मामलात हैं इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ को सही तरह बयान कर पाएं। और हमारी जो डिप्लोमेसी है वो उसमें भी बहुत सारे नकाइस हैं, उस तरह से हम नहीं अपना केस जो है वो प्रेजेंट कर सके, खुसूसन कश्मीर के हवाले से, जो कि हमें करना चाहिए था। और यही वजह है कि आज हमारी बात सुनने को बहुत से लोग तैयार नहीं है वहाँ पर, और उसके बरक्स हिंदुस्तान का जो मौक़िफ़ है उसको ज़्यादा वहाँ पे तवज्जो दी जाती है, और ये मामला भी कहीं पे होगा। और मैं ये समझता हूँ कि देखिए, कहीं भी आलमी सतह के ऊपर अपना मौक़िफ़ मनवाने के लिए या पेश करने के लिए जो है हमें यकीनन खुद भी सबसे ज़्यादा एफर्ट करनी होगी, और अपनी जो माशी सूरत हाल है वो जब तक मजबूत नहीं होगी, हम जब तक कर्जों पे डिपेंडेंट रहेंगे एक मुल्क से दूसरे मुल्क से, IMF से, तो उस वक्त तक लोग जो है वो क्यों बात सुनेंगे। वो तो समझेंगे तो बड़ा आसान है इनको इनकी आर्म ट्विस्टिंग करना।
तो ये बड़ी गंभीर मामलात हैं। मेरे ख्याल से तो फिलहाल इस रिपोर्ट में कुछ नहीं होगा। ठीक, वो ना आलमी सियासत भी जो है वो इन्वॉल्व है इस सारे मामले में, फिर तजारती मफादात भी लोगों के इन्वॉल्व हैं भारत के साथ, दीगर बड़े ममालिक के साथ। फिर क्यों कोई देखेगा संजीदगी से इन तमाम चीज़ों को? बिल्कुल दरियाब, बल्कि ये जो सवाल है ये तो सवाल के बदले सवाल होना चाहिए कि आप अगर हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा सीरियस लेगा, तो आपसे पलट के पूछा जाए कि आप हमारे जख्मों पे नमक क्यों छिड़क रहे हैं। देखिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट अभी भी इंडिया के साथ अलाइंड हैं। जिन रिपोर्ट्स की अभी तक बात हो चुकी है वो उनमें बस मैं कुछ और इजाफा अगर कर दूं, श्रीलंका में जो ईस्टर पे अटैक्स हुए थे वो भी हमें पता है कि उसके भी ताने बाने ISIS और दाइश और इंडिया में उनके सेफ हेवन से जोड़े गए थे। फिर UN की जुलाई 2020 इसी साल अपनी रिपोर्ट है कि ISIS और दाइश के खास तौर पर केरला और कर्नाटका में ठिकाने हैं और उनकी वहां पर पुष्टपनाही की जा रही है, उनको बचा के और बड़े प्यार मोहब्बत से रखा जा रहा है, पाला पोसा जा रहा है कि वो दीगर पूरे जो इलाके हैं और पूरा जो रीजन है वहां पर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करें। यूरोपियन यूनियन की एक मैंडेटेड कार स्टडी है जिसने ये कहा है कि जितना भी असला बनता है जो ISIS और दाइश इस्तेमाल करते हैं वो बनता ही इंडिया में, और वो काफी पुरानी स्टडी है। तो ये तमाम चीजें कोई नई बात नहीं है जो फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने आज शाया की है, ये इससे पहले बहुत दफा आ चुकी हैं, कोई इसका हासिल नहीं है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपनी जगह मौजूद हैं और पाकिस्तान स्पेसिफिक अगर हम बात कर रहे हैं और हमारे हवाले से बात कर रहे हैं कि हमने इतना इन इश्यूज को कितना उजागर किया, यहाँ पर तो आप देखें कोई एक मक्खी भी मार दे, अगर मैं एग्जैजरेट करके कह रही हूँ कि एग्जैजरेशन का ये आलम है कि भारत वो वावेला मचा देता है दुनिया भर में कि पाकिस्तान में ये हो गया, और उनकी लोग बात भी सुनते हैं, उनके बात को बाय भी करते हैं, क्योंकि वो एक बहुत पुराना कोई गाना था कि होल थिंग इज दैट कि सबसे बड़ा रुपया। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट भारत के हैं, बहुत बड़ी मंडी है वो दुनिया के लिए, और इससे कोई सरोकार नहीं, कोई इनकार नहीं। UN की हम जब बात करते हैं, आप देखें UN वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना था, जिसका मकसद ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 आलमी जंग जैसे दोबारा दुनिया में जो हालात हैं या कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो पैदा ना हो। तो अगर वाकई इस इदारे ने अपना काम किया होता तो दुनिया में बहुत अमन होता या फूल के लिए होते, लेकिन दूर दूर तक ये बात भी नहीं है। आप UN से तो ये तवक्को रखना ही, उसका मैंडेट बिल्कुल यही था, लेकिन ये तवक्को रखना बेकार है। और यहाँ पर जब हम पाकिस्तान लेवल पे इसको फॉरेन पॉलिसी में परस्यू करते हैं तो ये बिल्कुल बात ठीक है कि हमारे जो मुआशी हालात हैं हमारे हमेशा आड़े आ जाते हैं। हम अगर अरब वर्ल्ड को बोलते हैं, आप देखें हम किस तरह की मुश्किल और किस तरह के हम क्वागमायर में हम फंस जाते हैं, तो ये हमेशा इस वजह से होता है क्योंकि हम अपने आप को मुआशी तौर पर उतना मुस्तहकम नहीं करते। हमें दिफाई तौर पर किसी मुल्क की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर हम बहुत मुस्तहकम है, लेकिन मुआशी तौर पर हमें इतने हमारी डिपेंडेंसी है कि गालिबन वो हमारे फॉरेन तमाम जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर एक बहुत गहरा असर छोड़ती है, जिस वजह से हम इन प्रिंसिपल इशूज़ को टेकअप नहीं कर पाते हैं। इब्राहिम, मोनो ने भी बात की हमारी मुआशी पॉलिसियाँ इस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, हमारी फॉरेन पॉलिसी भी तो कहीं पर स्टैंड करती है। देखें, एक तो ये जो स्टोरी की है ये फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के किसी लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट ने या किसी पाकिस्तानी नुमाइंदे ने नहीं की। आमतौर पर होता है कि इंटरनेशनल किसी मैगजीन में अगर किसी मकामी नुमाइंदे की स्टोरी हो तो उसके बारे में ये तासुर होता है कि शायद वहाँ की हुकूमत या वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट इसके ऊपर किसी न किसी हवाले से असरअंदाज हुई होगी। ये जिन साहब ने स्टोरी की है उनके बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ा है। ये तो दहशतगर्दी के मामले पर एक पूरी किताब लिख चुके हैं और बरतानिया और अमेरिका के आला जो इदारे हैं सिक्योरिटी के मुतल्लिक उनके ये फैलो भी रह चुके हैं, तो उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितनी ऑथेंटिक रिपोर्ट है। दूसरा, हमें ये पता है कि अफ़गानिस्तान में जब तालिबान का दोबारा असर व रसूख बढ़ना शुरू हुआ तो भारत का उस पर कंसर्न ये था कि ये अफ़गान तालिबान जो हैं वो मुज़ाकरात की जानिब भी आ रहे हैं और ये कहीं पाकिस्तान के साथ अच्छी तरीके से अलाइन ना हो जाएं। उसके बाद इससे पहले एक और इंटरनेशनल रिपोर्ट भी आई थी जिसमें ये बताया गया था कि अफ़गानिस्तान में कंधार और जो जलालाबाद में कौंसल खाने हैं भारत के वो वहाँ पे दाइश को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। और हमें पता है कि रिसेंटली पिछले 2-3 साल में अमेरिका का और आलमी बरादरी का ज़्यादा कंसर्न जो है वो तालिबान से ज़्यादा दाइश की जानिब चला गया और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया गया था। फिर आपका जो चाइनीज़ कौंसलेट है कराची में, वहाँ जो हमला हुआ था उसका जो मास्टरमाइंड था असलम नाम का, उसके मुतल्लिक हिंदुस्तान टाइम्स ने खुद रिपोर्ट की थी कि उसका ट्रीटमेंट भी दिल्ली के न्यू मैक्स हॉस्पिटल में होता रहा और उसके ऊपर बड़ी डिटेल उन्होंने दी थी कि ये लोग जो हैं वहाँ जाके विज़िट करते रहे। तो इस किस्म की रिपोर्ट्स तो
पहले भी आती रही हैं कि भारत जो है वो क्या कुछ करता रहा है। अब आप ये देखें कि जो रिसेंटली दिल्ली फसादात हुए हैं उसके मुतालिक एमनेस्टी ने ये रिपोर्ट दी कि ये सरकारी सरपरस्ती में हुए हैं। इसमें पुलिस भी शामिल थी और बीजेपी की हुकूमत भी शामिल थी, और हमें अक़वाम मक़बूज़ा कश्मीर में जो कुछ पिछले 1.5 साल से हो रहा है वो भी हमें पता है। लेकिन उसके बावजूद दुनिया हमारी बात इस वजह से नहीं सुनती कि अब दुनिया के किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी उसकी मईशत से उसका बड़ा ही गहरा ताल्लुक होता है। और ये तासुर मेरी नज़र में गलत है कि हमारी कोई जो हुकूमतें थी उन्होंने बहुत हार्ड हिटिंगली इस इशू को नहीं उठाया, कश्मीर के इशू को या भारत वाले इशू को। मुझे पता है कि मियां नवाज शरीफ ने भी अक़वाम मुत्तहिदा में जो बतौर प्राइम मिनिस्टर अपनी आखिरी तकरीर की थी उसमें उन्होंने बुरहान वानी को वहाँ पे शहीद करार दे दिया था, ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे। और उस पर सुषमा स्वराज जो थी उन्होंने वहाँ पे वो हंगामा खड़ा किया था कि वो पूरे हॉल के अंदर उन्होंने बड़ा मुतनाज़ा किस्म की पाकिस्तान के बारे में बातें की। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में भी हम हार्ड हिटिंगली अपनी कैपेसिटी में ये इशू रेज करते रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी बहुत हार्ड हिटिंगली इसको रेज किया है, पिछली दफ़ा भी अक़वाम मुत्तहिदा के खिताब में रेज़ किया है, इस दफ़ा भी वो रेज़ किया है। लेकिन असल इशू ये है कि हमारी इकॉनमी ऐसी है कि हमारे इकॉनमी और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो दोनों अलाइन नहीं होते। जैसे पहले बात हुई कि हम अरब खित्ते को अपने साथ खड़ा नहीं कर सकते, अरब खित्ते के माशी मफादात भी जो हैं वो भारत के साथ हैं। फ्रांस को आप देख लें कि उन्होंने अभी रफ़ाइल तैयारे जो हैं वो भारत को बेचे हैं, तो जहां फ्रांस का इतना बड़ा वहां कमर्शियल इंटरेस्ट होगा तो क्या वो भारत के साथ खड़े होंगे या पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे? तो ये हमारी जो पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी वो डायरेक्टली हमारी मईशत से भी लिंक्ड है। जी मैं आती जनरल साहब। जी सर, तो जब तक हमारी जी चले आप मुकम्मल कर दें। तो जब तक हमारी ये साथ हम अपनी इकॉनमी को भी ठीक नहीं करेंगे, जाहिर है कि हमारा उनकी उतनी बड़ी मार्केट तो नहीं हो सकती जितनी बड़ी हिंदुस्तान की मार्केट है। हमें डिप्लोमेटिक अपना ऑफेंसिव जरूर लॉन्च करना चाहिए, लेकिन हमें हम अगर आज इंडिपेंडेंट हो, हमारी इकॉनमी अच्छी हो, हमारे तजारती बैलेंस जो है वो दूसरे मुल्कों के साथ अच्छा हो, हम भी इस पोजीशन में हो कि हम भी राफेल तैयारे जो हैं वो फ्रांस से खरीदने की पोजीशन में हो, तो शायद ये जो सारे 4 मेंबर जो आपके P5 में से 4 मेंबर हमेशा खड़े होते हैं भारत के साथ, इनमें से शायद एक आधा मेंबर कोई हमारे साथ भी खड़ा हो। जी चलें साहब, बैठ कॉमेंट प्लीज। देखिए बात ये है कि जब हमें दहशतगर्द कहा जा रहा था तो हमने तो इनकार नहीं किया। यह साहब श्रीलंका में थे, वहां तुमने कहा मैं जाके तहकीकात करता हूँ ये पठानकोट के वाक़े, और पठानकोट के वाक़े की FIR दर्ज कराई। जब कहा हमने कि जनाब बॉम्बे में जो कुछ हुआ हमें चाहिए था करना, हमें भेजना चाहिए था, मैंने फॉरेन ऑफिस में बात की कि जनाब आपको बॉम्बे के ऊपर किताबें लिखी आ गई हैं लोगों के ऑथर की जो वो कहते हैं पाकिस्तान ने ये नहीं किया। तो उन्होंने कहा जी हम क्या करें, जब आपके वज़ीर आज़म आपके लीडर ये सारा कुछ तस्लीम कर लेते हैं तो हम जाके क्या सफारतकारी करे पाए। ये फॉरेन ऑफिस का जवाब था। अब चीज ये है कि इससे बड़ा जुर्म और हो क्या सकता है कि दुनिया भी देखे 70,000 लोग हमारे मारे गए, भारत में तो नहीं मारे गए, लेकिन भारत हमें के दहशतगर्द, और हम अपना मुंह न खोलें, हम सिर्फ ये कह दें कि जी बुरहान वानी शहीद था, उससे आप साबित हो गया कि हम दहशतगर्द नहीं है। जो टेररिज्म का इल्जाम आप पे लगा उसका इम्पैक्ट देखें। जब पुलवामा का वाकया हुआ तो भारत ने इल्जाम लगाया 1 घंटे के अंदर अंदर के जी पाकिस्तान ने कराया है, दुनिया ने सबूत नहीं मांगा। शाम तक सब मुल्कों ने कहा कि इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट। ये इंपैक्ट होता है इस चीज का। आपने क्यों नहीं इस चीज को लड़ा, क्यों नहीं दुनिया में जाके आपने ढोल पीटा? और ढोल किस तरह पीटते हैं? भारत में कोई बाहर से डिग्निटरी विजिट पे आती है कि जो हेड ऑफ स्टेट आता है जॉइंट कम्युनिके देखने, उसमें होता है पाकिस्तान दहशतगर्दी बंद करे। अमरीकी आता है कोई दहशतगर्दी पाकिस्तान बंद करे हमसाया मुल्क के खिलाफ। जहां कोई कॉन्फ्रेंस होती है वो ये रेज कर देते हैं, जहां कश्मीर का जिक्र है वो कहते हैं जी हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान दहशतगर्दी बंद करे। कभी पाकिस्तान ने ये जिक्र किया है, किसी हुक्मरान ने ये बात की है? यहाँ पे आप तो अपनी गर्दन खुद मुजरिमों की तरह पेश करते रहे। ये इससे बड़ी और बेइंसाफी क्या हो सकती है आपके अपने मुल्क के साथ? क्या आपके अपने अदारे आपको कहते हैं कि हमने ये नहीं किया? आपको ISI की बात माननी चाहिए या मोदी की? ISI आपको मियां नवाज शरीफ साहब को तहकीक करके रिपोर्ट पठानकोट की पकड़ाई है कि हमारा कोई वास्ता नहीं इससे। ये वहां पे बगराम की जेल से ये लोगों को लेके आए पाकिस्तानियों को जिन्होंने इस्तेमाल किया, वहां पे 245 लोग वहां से लेके गए। यही पॉइंट चीजें मियां नवाज शरीफ को बताई गई थी।
यही पॉइंट तो हम भी कह रहे हैं सर कि पुलवामा के बाद आप खुद कह रहे हैं कि शाम तक हमें मौका ही नहीं दिया दुनिया के मुल्कों ने, और उन्होंने कहा कि भारत का यह हक है कि वो जवाबी कार्रवाई करे। आप सुबह से शाम तक उसमें प्रोपेगेंडा की वजह से, जी सर, प्रोपेगेंडा की वजह से दुनिया ने तस्लीम कर लिया। हमें इतना प्रेशर आया कि हमने तो डोसियर भी मांग लिए। हमें इतना प्रेशर आया कि हमने इमरान खान साहब की हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें भी हमने डोसियर मांग लिया भारत से कि आप डोसियर दें, और उन्होंने हमें डोसियर भी दिया। हमने कहा हम तहकीकात करेंगे। तो यही तो हम कह रहे हैं कि हमारी पोजीशन ऐसी नहीं है कि दुनिया हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमला हुआ और अगले शाम तक बात पोजीशन की नहीं है। जब पुलवामा हुआ है तो दुनिया ये तस्लीम कर चुकी हुई थी कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है। भारत ने नैरेटिव इतने मेहनत से, इतने हर आने जाने वाले के जरिए फैलाया है, और पाकिस्तान ने कतन इसका दिफा नहीं किया। आप 5 साल जो जाया किए हैं या फॉरेन पॉलिसी के, उसको उसकी बात कर रहे हैं, आप हमायत कर रहे हैं। आपको पता नहीं कि क्या तबाही की है 5 साल। सर मैं 5 साल की हमायत नहीं कर रहा कि 5 साल में क्या हुआ है। अब पिछले 1 साल में इंटरनेशनल मीडिया ने आज खुद कितना बड़ा नैरेटिव बनाया है नरेंद्र मोदी के खिलाफ कि इसकी जो पॉलिसियां हैं वो अकलियतों के खिलाफ हैं, मुसलमानों के खिलाफ हैं, मकबूजा कश्मीर में बहुत ज्यादा मजालिम किए हैं। लेकिन 1 साल के अंदर उसके बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा ने या इंटरनेशनल मीडिया के कहने के बावजूद किसी आलमी तंजीम ने उनके खिलाफ कोई नोटिस नहीं लिया, कोई रिजल्ट नहीं निकला। ये याद आपको कि उफा में कश्मीर का जिक्र नहीं था। अब बुरहान वानी की शहादत की बात कर रहे हैं, उसको मैं 100 दफा शहीद कह देता हूं तो मेरे ऊपर से टेररिज्म का जो इल्जाम लगाया वो उतर जाएगा। पॉइंट आ गया आपको जन साहब। मैं सेगमेंट कंक्लूड कर रही हूँ। हमने बड़ी कोशिश की है, उन जो कोशिश उनको भी हमें सबोताज नहीं करना चाहिए इस किस्म का बयान आ दे के अफगान अमन अमल मुज़ाकरात के हवाले से, दोहा मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान बड़ा सर फहरिस्त रहा है। 7 जनवरी को डेलीगेशन आता है, 10 जनवरी को डेलीगेशन आता है, 14 फरवरी को डेलीगेशन आते हैं यूएन के। उसके बावजूद लोगों को पाकिस्तान का किया धरा कुछ नजर नहीं आता, लेकिन नजर आता है तो सिर्फ भारत का प्रोपेगेंडा। मुझे बढ़ना एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, न्यूयॉर्क में पीआईए की मिल्कियत रोजवेल्ट होटल को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है और इंतजामिया का ये मौक़िफ़ है कि मौजूदा मौसमी सूरत हाल चूँकि बेहतर नहीं है, यही वजह है कि होटल को 31 अक्टूबर से अब बंद कर दिया जाएगा। ये होटल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की मिल्कियत है और 90 की दिहाई में ये होटल $3 करोड़ 60 लाख में ख़रीदा गया था, जिसको बंद करने के अब ऐलानात मंजर यहाँ पर आए हैं। नासिम भी चुगताई साहब बताइएगा, ये इनिशिएट लेना, ये कदम उठाना इस होटल को बंद करने हवाले से, ये दुरुस्त इक़दाम है? आपका जवाब 60 सेकंड में प्लीज। नहीं, मेरा ख्याल है दुरुस्त इक़दाम बिल्कुल नहीं है। रोजवेल्ट एक बड़ा होटल है, बहुत बड़ी मोनूमेंट है, ग्रैंड डैम ऑफ न्यूयॉर्क कहते हैं उसको, और 100 साल पुराना है, उसकी अपनी हिस्ट्री है। हमारी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं उससे, हम कई बार वहाँ जाकर ठहरे हैं। यूएनओ से बिल्कुल चंद कदम के फासले पर है, और वहाँ जो पाकिस्तानी सहाफ़ी जाते थे उनके लिए बड़ी आसानी थी। होटल मुझे पैक मिलता था। अब ये कहना नुकसान हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्यों नुकसान हो रहा है। बेचना है बेच दें आप, यार ओलेक्स पर डाल दें, आप ख़त्म करें मामले को, बहाने ना बनाएं। पीआईए को भी आप ख़त्म करना चाह रहे हैं। गोल्डन हैंड शेक की आपने शुरू कर दिए, कंपेन शुरू कर दिए, लोगों से कहा हाथ बनाया और चले जाएँ, और उसके बाद ठीक है वहाँ स्टाफ कम होना चाहिए, लोग कम होने चाहिए, लेकिन जो असासे हैं आपके बैरून नमक, जो आपका झंडा उस पर लगता था उस होटल के ऊपर, वो ख़त्म हो जाएगा। आप वहाँ अपार्टमेंट बना के बेचेंगे, वहाँ पर आप बिल्डिंग्स बनाएंगे, फ्लैट्स बनाएंगे, अपार्टमेंट बनाएंगे, प्रोग्राम तो आपका यही है ना। और कौन आपसे वो खरीद रहा है, उस पार्टी का नाम भी सामने आना चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाएंगे हम। ठीक है, और ज़रूर साहब क्या चल रहा है वहां पर, और ये जो बंद किए जाने का कदम, ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं तो हैरान हूं कि ये इस तरह किया क्यों गया है। खैर उसके बारे में मुझे एग्जैक्टली मालूमात तो नहीं है, लेकिन ये बात तो किसी हद तक दुरुस्त है कि कोविड-19 की वजह से पिछले 6-7 महीने में जो होटल्स का यहाँ पे इंडस्ट्री है वो काफी हद तक बैठ गई है, और ये जो हालिया बेल आउट पैकेजेस भी दिए गए थे अमेरिकी हुकूमत की तरफ से, उसमें होटल इंडस्ट्री को भी बहुत पैसे दिए गए हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि इस होटल ने उसका फायदा उठाया कि नहीं उठाया, क्योंकि बाकी तो तमाम होटल की चेन्स ने जो पैकेज था अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से मईशत को संभालने का, उससे उनको
जो है बेल आउट मिला है। लेकिन ये अफसोस की बात है कि ये बंद किया जा रहा है या बंद हो गया है। वैसे तो पहले बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही थी कि इसको बेचने का मंसूबा जो है वो फाइनलाइज हो चुका है। फिर एक खबर ये भी आई थी कि शायद जो यहाँ पे सदर ट्रंप के दामाद या कोई और वो भी इसमें इंटरेस्टेड थे। और अखबारात में इस तरह की खबरें थी और ये बात गर्दिश कर रही है, इस पे इल्जामात भी लग रहे थे। लेकिन अब यही मसला होता है कि हकीकत और फसाने में जो तखसीस करना होता है वो ज़रा मुश्किल होता है जब तक हकायक ना पूरे आ जाए। मोना क्विकली प्लीज। मैंने इस केस को काफी फॉलो किया है। बात यह है कि कोविड से पहले ये होटल प्रॉफिटेबल था और बहुत प्रॉफिटेबल था। ये न्यूयॉर्क का एक बहुत हाई एंड होटल है जो पाकिस्तान या PIA की मलकियत है। तो ऐसे में कोविड के बाद से, क्योंकि ये पूरी होटल इंडस्ट्री बड़ा सफर कर रही थी, शदीद लॉसेस का, शदीद नुकसानात का सामना कोविड की वजह से पूरी होटल इंडस्ट्री में था, जिसके साथ अफसोस के साथ रूजवेल्ट पे भी इसके असरात आए थे। मुझे याद है इसी साल के आगाज में समवेयर अराउंड जून जुलाई काबीना में भी तो ये मामला टेकअप हुआ था। वहां पर जो हवाबाजी के वजीर हैं उन्होंने बल्कि अपने ही एक कॉलीग पर शकूक व शुबहात का इजहार किया कि वो इसकी एक बहुत कोई अजीब किस्म की इसकी डील करना चाह रहे हैं और इसको सस्ते दामों बेचना चाह रहे हैं। लेकिन फिर ये मामला जब टेकअप हुआ स्टैंडिंग कमेटी में, तो वहां पर भी अपोजिशन के भी जो मेंबरान थे सबने ये कहा कि इस वक्त ठीक वक्त नहीं है इसको बेचने का, क्योंकि आपको कोड़ियों के दाम मिलेंगे इस वक्त पूरी होटल इंडस्ट्री बिल्कुल बहुत बुरी तरह सफर कर रही है और अगर इस वक्त बेचा तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खसारा होगा। तो लिहाजा इन तमाम चीजों के होते हुए मैं समझती हूँ टेम्परेरीली इसको बंद कर देना ठीक है। इसके बाद अगर आपने इसको बेचना है, पिछली गवर्नमेंट भी बेचना चाहती थी, तो वो दुरुस्त इक़दाम है, उसको अच्छी डील करके, ट्रांसपेरेंट डील करके इसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, मैं आप कहें कि टेम्परेरीली बंद करना ठीक है, बजाय इसके किसको बेचा जाए। इब्राहिम, देखें पिछले 7-8 साल में चूँकि प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो हमारा जो मीडिया सेंटर है वो इसी होटल में बनता है, तो मुझे कोई 7-8 दफ़ा इस होटल में जाने का इत्तेफाक हुआ है। ये बड़ी मरकज़ी लोकेशन के ऊपर ये होटल है और ये जब भी हम वहाँ पे गए हैं ये फुली पैक्ड होता है और कहीं से ये नहीं लगता कि ये होटल जो है कोई नुकसान में था। अब कोविड की सूरत हाल में हो सकता है कि इसको कोई नुकसान हुआ हो, लेकिन सिर्फ ये कह देना या एक स्टेटमेंट आ जाना कि ये हम होटल जो है बंद कर रहे हैं ये काफ़ी नहीं है। उसके आगे बताया जाए कि बंद करने के बाद ये होटल क्या किसको बेचा जा रहा है, क्या इसके कोई टेंडर किए जा रहे हैं, किस निज़ाम के तहत बेचा जा रहा है, कौन सी पार्टीज जो हैं इसके जो टेंडर जब खुलेंगे या टेंडर जब देंगे तो उसमें इन्वॉल्व हैं। और फिर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कुछ मुशीरान के नाम भी आए हुए थे कि शायद वो भी इंटरेस्टेड हैं इस होटल को लेने में। तो ये इसके इर्द गिर्द जो है वो बड़ी मिस्ट्री है। तो हुकूमत को चाहिए, ज़ाहिर PIA का असासा है, हमारा सरकारी असासा है, हुकूमती असासा है, तो इसके ऊपर क्लैरिटी के साथ बताए कि ये बंद करने का जो स्टेटमेंट आया सिर्फ वन लाइनर, इसका असल में मकसद क्या है, क्या इस होटल को हम बेच रहे हैं, अगर बेच रहे हैं तो किन टर्म्स एंड कंडीशन से बेच रहे हैं और किसको बेच रहे हैं। ठीक है, मतलब ये वाज़ेह भी किया जाए कि ये कदम क्यों उठाया जा रहा है। जनरल साहब, ये पौने निकल जाएगा और मुल्क का बड़ा नुकसान होगा। बहुत ही अच्छी लोकेशन पे बड़ा अच्छा होटल आपके पास था और उससे जैसे तरह से दोबारा झंडा भी वहाँ नजर आता था। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को ये दोबारा इस पर गौर करना चाहिए। ये होटल वक्ती तौर पर बंद भी किया जाता है तो रेनोवेट करने, ठीक करें, उसको दोबारा चलाएं, बड़े अच्छे होटल की तरह, इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। PIA के लोग इसको मिसयूज करते रहे ठहरने के लिए, वो चीजें चेक की जा सकती हैं, आप बेहतरी ला सकते हैं सिस्टम में। लेकिन यूं निकला तो ये पौने दुनिया दे उड़ेगी और फिर हम हाथ डालते रह गए। तो चलो मैं सेगमेंट कंक्लूड करूंगी नासिर चौथाई साहब के इस कमेंट के साथ कि गैर मुल्क ये पाकिस्तान की मिल्कियत है, पाकिस्तान का असासा है और इस पर लहराया जाने वाला जो पाकिस्तान का झंडा है वो इस होटल की खूबसूरती को मजीद बढ़ा देता है। उम्मीद करते हैं कि जा रहा है, कोशिश करेंगे कि ये बेचा ना जाए। इस पर हुकूमत का स्टांस क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।